हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं सांख्यिकी में, उन सभी टेस्टों के बारे में हम चर्चा करेंगे। टी टेस्ट हुआ, एफ टेस्ट हुआ, काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, इन सभी टेस्टों की हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से जो प्रश्न है वो किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उनको समझना चाहिए और किस तरीके से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं जिनको समझ के उनके उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये क्या है और किस तरीके से आया। जो टी टेस्ट है उसका ये एक कह सकते छोटा फॉर्म है और 1908 में विलियम स्टैनली गॉसेट ने पाया कि बड़े प्रतिदर्शों के मध्यमानों का वितरण समान रूप से वितरित होता है, किंतु जैसे जैसे उसका सैंपल का आकार छोटा होता जाता है उसका प्रतिचन वितरण जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनपीसी के दूर हटता चला जाता है। यह वितरण पीक्ड होता चला जाता है क्योंकि आपने देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वक्र के तीन प्रकार बताए थे, है ना। कुरोटोस जो वक्र के तीन प्रकार आपको बताए थे, पीक्ड हो जाता है मेसोकार्टिक है, लेप्टोकार्टिक है। तो इस तरीके से जो पीक्ड हो जाता है तब ऐसी स्थिति में हम उसको कह सकते हैं कि उसकी जो कुरोटोसिस बढ़ती चली जाती है और ऐसी स्थिति में जहां पर हम जिस सांख्यिकी का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाता है आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसेट ने इसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। गॉसेट ने ब्रिटेन के जो गॉसेट थे वो ब्रिटेन के एक डबलिन शहर के ग्वीनिज शराब फैक्ट्री में एक गणतज्ञ के रूप में कार्य करते थे, परंतु फैक्ट्री की शर्त के अनुसार कोई भी वहाँ का कर्मचारी अगर कोई रिसर्च करता है और रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो भी शोध पत्र है वह शोध पत्र अपने नाम से पब्लिश नहीं करवा सकता। उसे जो है फैक्ट्री के नाम से ही वहाँ पे उसको पब्लिश करवाना होता था। तब उन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट के छदम नाम से एक अपना लेख प्रकाशित किया। इसीलिए गॉसेट ने स्टूडेंट्स का जो छदम नाम लिया था उसके नाम से प्रस्तुत होने के कारण इसको जो है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी कभी कह देते हैं। या फिर आर एफ फिशर ने जो गॉसेट द्वारा जो सुझाव दिया था टी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको जो है इन्होंने बाद में प्रस्तुत किया। पहले तो गॉसेट ने दिया था लेकिन इसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है आपके आर एफ फिशर का। स्टूडेंट के छदम नाम का प्रयोग करने की वजह से इसे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी दिया गया क्योंकि इन्होंने अपना जो उनका खुद का नाम था उस नाम से इसे पब्लिश नहीं करवाया था। उसके स्टूडेंट का एक कह सकते हो कि अ, कोई गलत नाम इस्तेमाल करके अपना पब्लिश कर दिया था। कोई नाम बदल के कर दिया, सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए। अब बात आती है टी टेस्ट की। ये टी टेस्ट क्या है, टी परीक्षण क्या होते हैं। टी परीक्षण आपने एमएड में पढ़ा होगा कि जब दो या दो से अधिक मध्यमानों के बीच अगर आपको जो है अंतर जो है ज्ञात करना है, क्या उनमें जो है अंतर है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। छोटे प्रतिदर्शों के लिए इसको जो टी रेशियो शब्द का नाम प्रयोग किया जाता है। बड़े प्रतिदर्शों के लिए जेड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जेड टेस्ट को क्रिटिकल रेशियो भी कहा जाता है। मतलब टी टेस्ट को आप जेड टेस्ट यहाँ पर कह सकते हैं और यहीं पर इसको जो है क्रिटिकल रेशियो भी कह सकते हैं। दो बड़े प्रतिदर्शों के मध्यमानों के अंतर का प्रतिचयन वितरण एनपीसी के अनुरूप होता है, जबकि दो छोटे जो प्रतिदर्श के मध्यमानों के अंतर का प्रतिचयन टी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुरूप होता है। क्योंकि हमने अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि अगर जो है एनपीसी के अनुरूप नहीं है डेटा, क्योंकि एनपीसी के अनुरूप कब होगा, जब डेटा थोड़ा सा बड़ा हो, जो आंकड़े जो सैंपल साइज हैं वो जो है बड़े हों, तब जो है वो वहाँ पर टी टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं एनपीसी के अनुरूप होने की वजह से। लेकिन अगर जब सैंपल साइज छोटे होते हैं दोनों, तो वहाँ पर वहाँ का जो वितरण होता है कोर्टोसिस बढ़ने के कारण वो पिक्ड हो जाता है और उसका जो आकार होता है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुरूप बन जाता है। क्रिटिकल रेशियो, टी रेशियो, जेड टेस्ट एक ही टर्म है। दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। टी टेस्ट में टी रेशियो की गणना की जाती है। टी रेशियो वास्तव में मध्यमानों के अंतर तथा इसके अंतर की मानक त्रुटि जो उसका स्टैंडर्ड एरर होता है उसका अनुपात होता है। टी बराबर होता है m1
m1 माइनस m2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर, या फिर कैसे सिग्मा डी कह सकते हो इधर। और m1 माइनस m2 जो होता है वो d बराबर m1 माइनस m2 होता है। डी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। जब आप टी टेस्ट की गणना कर रहे होते हैं तो इन सभी सूत्रों का आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। मध्यमानों के मध्य के अंतर जितना अधिक होता है, टी रेशियो की जो वैल्यू है उतनी अधिक होती चली जाती है। अंतर जितना अधिक होगा, टी रेशियो की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। अंतर के सार्थक होने की संभावना भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसमें जो है अंतर ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो वैल्यू अधिक हो जाती है टी रेशियो की। यदि वेरिएबिलिटी अधिक है तब अंतर के सार्थक होने की संभावना कम होती है, क्योंकि अंतर की जो मानक त्रुटि है, स्टैंडर्ड एरर है, का मान अधिक हो जाता है। जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है, अब छोटा कितना होता है आगे नीचे की तरफ हम अभी इस फॉर्मूले आपको बताएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटे जो प्रतिदर्श होते हैं उनकी स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करने के लिए, मानक त्रुटि ज्ञात करने के लिए जो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड एरर बराबर सिग्मा रूट के अंदर 1 अपॉन n प्लस 1/n2, जहां सिग्मा को पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। जिसे जो सिग्मा आप देख रहे हो उसको इस फॉर्मूले को इसमें पुट करने से पहले, वैल्यूज को पुट करने से पहले सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं हम। सिग्मा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इन दो तरीके, इस तरीके से। ये फॉर्मूला हम जो है उसमें जो है उसमें सारी एंट्रीज फिल कर देते हैं, तब सिग्मा की वैल्यू आती है। तब जाके n1 और n2 की वैल्यू रख के हम उसको, जो स्टैंडर्ड एरर होती है जब हमारे पास आंकड़े का जो सैंपल साइज है बहुत छोटा होता है, तब हम इसका कह सकते हो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की विधि से हम उसको निकाल लेते हैं। जब आपकी जो सैंपल साइज है बड़ा होता है, मतलब n1 और n2 की वैल्यू 30 से अधिक हो, जो सैंपल साइज है वो 30 से ज़्यादा हो, तब हम जो है स्टैंडर्ड एरर का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड एरर बराबर हो जाता है रूट S1 प्लस S2 ये हो जाता है आपका जब आपका सैंपल साइज बड़ा होता है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं। जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है, मतलब छोटा हो या n1 और n2 की वैल्यू 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, तब स्टैंडर्ड एरर जो होता है उसका फॉर्मूला बन जाता है रूट S1 माइनस n1 माइनस 1 प्लस S2 अपॉन n2 माइनस 1। ये इसमें सिर्फ एक अंतर आ रहा है, नीचे की तरफ हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। बकाया सेम वही है जो ऊपर की तरफ आपका सैंपल साइज बड़ा होने पे लगाते हो। आप में नीचे वाले जो फॉर्मूले में अंतर आ रहा है सिर्फ +-1 का, जो कि अलग अलग सॉरी -1 का ही डिफरेंस आ रहा है इसमें, -1 का ही इसमें डिफरेंस आ रहा है। नीचे की तरफ हमने माइनस घटा दिया दोनों तरफ से। इसके बाद है हम बात करेंगे एनोवा की, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन की। एनोवा क्या होता है, टी टेस्ट की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो है, जब टी टेस्ट हमें ज्ञात करना हो कि हमारे पास बहुत सारे जो टेस्ट सैंपल साइज हमारे पास ग्रुप होते हैं तो कितने टी टेस्ट लगेंगे, तो टी टेस्ट की संख्या ज्ञात करने के लिए के ब्रैकेट K-1/2 का फॉर्मूला का हम प्रयोग करके टी टेस्ट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एनोवा का प्रतिपादन सर रोनाल्ड ए फिशर ने किया था। अनेक समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए एनोवा का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करनी हो, सिर्फ दो, तब हम ज्ञात करते हैं टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जब हम अगर हमारे पास दो से अधिक समूह होते हैं तब ऐसी स्थिति में हमें जो है एनोवा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एनोवा अनेक समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता एक ही फॉर्मूले से या एक ही विधि से एक ही बार में पूरा डिटेल्स निकल आती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर सबसे पहले जो दिया गया टी टेस्ट की संख्या, अगर जैसे कि हमारे पास दो से अधिक समूह दिए गए हैं, वहाँ पर हम टी टेस्ट लगाएंगे तो अलग अलग टी टेस्ट लगाने पड़ेंगे। वैल्यूज़ भी काफ़ी टाइम बाद आएंगी क्योंकि हम टी टेस्ट का इस्तेमाल अलग कर रहे होते हैं। मैनुअली करेंगे तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर में अपने जो एंट्रीज हैं फिल कर दी तो तुरंत निकल के आ जाता है, फिर वहाँ दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास अनेक समूह दिए होते हैं और टी टेस्ट की हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास अनेक संख्याएं आती हैं, अनेक टेस्ट निकालने पड़ते हैं। कितने टेस्ट निकालने पड़ेंगे, इसके लिए हमें ज्ञात करना होता है कि
ब्रैकेट में k-1/2 से हम पता कर लेते हैं कि कितने टी टेस्ट हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। एक फ़ॉर्मूला लगेगा, सारी डिटेल्स है जो हमें प्राप्त करनी है, वो आंकड़े हमें एक ही फ़ॉर्मूले से प्राप्त हो जाते हैं एनोवा के। एफ रेशियो बराबर होता है MSB/MSW। पोस्ट एनोवा टेस्ट MS रूट में एनोवा रूट MSW ब्रैकेट 1/N1 + 1/N2 ब्रैकेट बंद। ये जो है फॉर्मूले लग जाते हैं। इसके अलावा और भी जो फॉर्मूले लगते हैं वो एनोवा में अलग लगते हैं। पर एनोवा में जो जो चीज़ें जानना ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। यहाँ पे एनोवा में एफ जो अक्षर है वो जो है प्रसिद्ध जो सांख्यिकी विद हैं उनके नाम से लिया गया। जो आर फिशर हैं, फिशर का एफ यहाँ पर ले लिया गया। इसको एफ बराबर S1/S2 के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो प्रसरण विश्लेषण होता है वह है जिसमें दो प्रसरणों के अनुपात की व्याख्या की जाती है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे एनोवा में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कितने स्टेप में ये पूरा होता है। तो एनोवा जो है निम्न 5 स्टेप में सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है उसके सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, DF डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, वेरिएंस की हमें पता करना होता है, एफ रेशियो की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ऑब्टेन्ड एफ रेशियो बाद में हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो है जो एनोवा है वो पूरी तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की, जो कि काई स्क्वायर टेस्ट को जनरल पर्पस स्टेट भी कहते हैं। टी टेस्ट का उपयोग दो समूहों के मध्यमानों की सार्थकता का जो अंतर की सार्थकता की अंतर को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें डेटा जो ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। परंतु शैक्षिक परिस्थितियों में कभी कभी जो डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में भी होता है, या फिर कह सकते हो कि क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, जिसे नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर मापा गया होता है। अर्थात वे डेटा वह जो डेटा जो ग्रुप नहीं होता, अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि नागरिकों का सामाजिक आर्थिक स्तर, बौद्धिक स्तर, व्यक्तित्व के प्रकार हैं, बुद्धि का स्तर है, ये सभी इस तरीके के हमारे चर बन जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम जो है नॉन पैरामीट्रिक स्टैट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नॉन पैरामीट्रिक स्टैट में काई स्क्वायर टेस्ट आता है, जिसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में भी विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम करते चले जाते हैं। काई स्क्वायर के लिए आवश्यक होता है कि आंकड़े जो है फ्रीक्वेंसीज जो है रेशियो और परसेंटेज के रूप में दी गई हों। काई स्क्वायर ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर का आप देख रहे हो, काई स्क्वायर इस तरीके से बनाया गया है। आप देखते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बार बार एक्स बनाते हो, कैसे ये एक्स नहीं है, ये काई स्क्वायर है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इस तरीके से इसको बना देते हो। काई स्क्वायर ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसकी खोज 1854 में हेल्महोल्ट्ज ने की थी। बाद में 1900 में कार्ल पियर्सन ने इसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। काई स्क्वायर में प्रेक्षित आवृत्तियों का एक ऐसा सेट होता है जिसे प्राप्त आवृत्ति ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसीज को एफओ कहा जाता है। इसमें एफओ और एफई दो स्कोर का जानना आवश्यक हो जाता है। दो स्कोर हमारे पास पता चल जाते हैं, हमारा जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाती है। ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड जो है फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, दोनों चीज़ें हमें पता चलने के बाद हम अपना सॉल्यूशन करके काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। काई स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काई स्क्वायर का मान सदैव धनात्मक आता है। ये एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ से ही प्रश्न बन जाता सीधा। काई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमेशा प्लस में, हमेशा माइनस में, प्लस माइनस दोनों में, इनमें से कोई नहीं। या फिर कह सकते हो कि हमेशा प्लस में ही आती है, जो भी है, या फिर प्लस में सी तक जाती है, जो भी, उसकी लिमिट लगा देते हैं। तो इसका मान हमेशा धनात्मक आता है। इसका मान शून्य या शून्य से अधिक हो सकता है, परंतु ऋणात्मक कभी नहीं होता। शून्य आ जाएगा लेकिन शून्य से अधिक भी हो जाएगा, पर इसकी वैल्यू माइनस में कभी नहीं जाती है, जो काई स्क्वायर जब आप निकाल रहे होते हैं। काई स्क्वायर की कुछ अपनी अवधारणाएं होती हैं, अजम्पशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। इसकी कुछ अवधारणाएं या शर्तें जिसे हम कह सकते हैं, जिसका आधार पर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा से अलग इसे माना जाता है। कार्य की दृष्टि से अंतर की सार्थकता का परीक्षण हम जो है टी टेस्ट और एफ टेस्ट के समान ही होता है। काई स्क्वायर का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जहां आंकड़े बारंबारता समानुपात प्रतिशत के रूप में दिए होते हैं। जो आंकड़े हैं
वो फ्रिक्वेंसीज के रूप में दे दी गए हों, रेशियो के रूप में दे दी गए हों, या परसेंटेज के रूप में दे दी गए हों। इस आधार पर हम जो टी टेस्ट एफ टेस्ट से इसको हम अलग मानते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम जो टी टेस्ट या एफ टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शर्त आवश्यक नहीं है। हमारे पास जो डेटा जो भी दिया है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है, तब भी हम जो है का स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टेट भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन पैरामीट्रिक स्टेट्स की। अभी तक हम बात कर रहे थे पैरामीट्रिक स्टेट्स की। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन्फ्रेंशियल जो स्टेट है उसमें किस तरीके की सांख्यिकी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अंतर को हमने पहले ही समझ लिया था कि सांख्यिकी वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया था कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के अलग अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास जो है किस प्रकार की सांख्यिकी के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप की सांख्यिकी है तो वहाँ पर आप किस तरीके के सांख्यिकी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक स्टेट की। नॉन पैरामेट्रिक स्टेट जो है कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिए हैं हमने, जिनका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और यहाँ से सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट वाइज ही मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। ये परीक्षण डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं, अजम्पशंस फ्री टेस्ट होते हैं। जब डेटा नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर दिया हो तब हम जब नॉन पैरामीट्रिक स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। जब सेम साइज जो सैंपल साइज है, ये जो सेम साइज नहीं है, सैंपल साइज लिखा है इधर, सैंपल साइज बहुत छोटा होता है तो हम जो नॉन पैरामीट्रिक स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रन टेस्ट की। रन टेस्ट क्या होता है? एक प्रतिदर्श में रन टेस्ट का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या प्रतिदर्श में पॉपुलेशन से रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, नहीं किया गया है। क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट किया गया है तो रन टेस्ट बता देगा कि उसका जो सैंपल्स लिया गया है वो पॉपुलेशन से लिया गया, और इसके आधार पे आप कह सकते हो कि उसके जो निर्णय आते हैं वो भी मतलब उसके परिणाम भी सही आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन से लिया गया हो तो उसके रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। इसके बाद बात करते हैं सैन टेस्ट की। चिन्ह परीक्षण एक सरल अप्रचलित जिसे नॉन पैरामीट्रिक स्टेट कहते हैं, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता यह निश्चित कर लेता है कि कोई परिमाणात्मक मापन मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट संभव नहीं है। इसके द्वारा सहसंबंधित प्रतिदर्शों के बीच अंतर की दिशा डायरेक्शन की जांच होती है। ध्यान रखना है, जो सैन टेस्ट होता है उसमें अंतर की दिशा ज्ञात की जाती है, परंतु इससे यह पता नहीं चल पाता कि अंतर की मात्रा कितनी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब प्रतिदर्श में जोड़ों की संख्या 10 से अधिक होती है तब का स्क्वायर के द्वारा अंतर की सार्थकता हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा दोष क्या होता है? इसकी सबसे बड़ा दोष है कि अंतर के आकार का विश्लेषण नहीं कर सकते। सैन टेस्ट का प्रयोग अजम्पशंस की सैन टेस्ट के प्रयोग में अजम्पशन की जाती है कि चर में कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी को अज्यूम करके हम उसका इस टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। इसी के बाद एक दूसरा टेस्ट आया साइन रैंक टेस्ट। इसका प्रतिपादन किया था विल्कॉक्सन ने, इसलिए इसे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी कहते हैं। ऊपर मैंने एक बात आपको बोला था याद रखने के लिए, इसमें जो है क्या किया जाता है, अंतर की दिशा की जांच की जाती है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना। साइन रैंक टेस्ट है उसे ये जो है नॉन पैरामीट्रिक स्टेट है, जिसका प्रतिपादन विल्कॉक्सन ने 1949 में किया था, इसीलिए जो है हम इसको विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी कहते हैं। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का प्रतिपादन साइन टेस्ट की कमी, जो कि अंतर की सार्थकता उसकी कमी थी, क्योंकि अंतर की सार्थकता दूर नहीं कर सकती थी। साइन रैंक जो टेस्ट थी उसकी एक लिमिट थी अपनी, यहाँ पर सिर्फ इसका दिशा का पता चल पाता था, आकार का नहीं। पर यहाँ पर क्या होगा, इसकी दिशा उसकी जो है आकार का भी पता चल जाएगा। दिशा, क्योंकि दिशा के साथ साथ जो उसकी मात्रा उसका आकार है, आकार का भी हम पता लगा लेते हैं साइन रैंक टेस्ट से। वो था साइन टेस्ट, ये साइन रैंक टेस्ट या विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इस परीक्षण में प्रत्येक युग्म का अंतर ज्ञात करके उसकी श्रेणीकरण किया जाता है, उसकी रैंकिंग की जाती है। उसके आधार पर प्लस माइनस जो चिन्ह है उनको ध्यान ना देकर जो भी हमारे पास परिणाम आते हैं उनको हम जो है समझ लेते हैं, उनको कह सकते हो कि समान समझा जाता है। जो सबसे छोटी अंतर की कोटि होती है उसे रैंक 1 देते हैं,
उसे एब्सोल्यूट रैंकिंग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियन टेस्ट की। मीडियन टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक स्टेट है। इससे यह जांच होती है कि दो स्वतंत्र समूहों में सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में, माध्यिका के रूप में अंतर है या नहीं है। इसमें दो समूहों के आकार को बराबर बराबर होना आवश्यक नहीं माना जाता। अगर नहीं भी है तब भी हम जो है मीडियन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परीक्षण का के उपयोग में शोध या परिकल्पना यह होती है कि दोनों स्वतंत्र समूहों को ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसकी माध्यिका एक ही होती है। इस परीक्षण में जो नल हाइपोथेसिस यह होती है कि दोनों स्वतंत्र समूह ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया जिसकी मीडियन एक ही है। इसके बाद बात हम करेंगे मन विटनी टेस्ट की, जो कि दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की तुलना करने के लिए मन विटनी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और मीडियन टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ जो मीडियन टेस्ट है उससे भी इसको अच्छा माना जाता है। जो मन विटनी टेस्ट है पैरामेट्रिक स्टेट का सर्वोत्तम नॉन पैरामेट्रिक विकल्प होता है। जो आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर दो समूह दिए जाते थे और पैरामेट्रिक स्टेट का इस्तेमाल करना होता था तब हम जो है टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो समूह हैं पर उसके आंकड़े जो है ऐसे हैं कि हम वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक स्टेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक स्टेट में हम मन विटनी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कह सकते हो कि टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट नॉन पैरामेट्रिक स्टेट में आपका मन विटनी यू टेस्ट होता है। यह परीक्षण देखता है कि दोनों सैंपल एक ही जैसी पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। इसका प्रतिपादन मन और विटनी ने 1947 में किया था। यू टेस्ट को रैंक टेस्ट या कोटियों का योग परीक्षण सम ऑफ रैंक टेस्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता दो प्रतिदर्शों से प्राप्त वितरण के माध्यम के अंतर की सार्थकता जानना चाहता हो। वही बात है जो सारी चीज़ें टी टेस्ट में होती हैं, बस इसके अपोजिट हम वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक स्टेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि वह जो है टी टेस्ट की शर्तों को पूरा नहीं करता है। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो कि मन विटनी टेस्ट की हैं। दो समूह का होना अनिवार्य होता है। दो समूह से अधिक होने पर हम जो क्रुस्कर वालिस एच टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों समूह एन में एन बराबर हो सकते हैं और उनका साइज भी अनइक्वल हो सकता है, मतलब बराबर नहीं भी हो सकता है साइज, सैंपल साइज। दोनों समूह आवश्यक ही स्वतंत्र हो और वे दोनों सहसंबंधित हो और सम्मिलित नहीं हो। इसके बाद हम बात करते हैं सार्थकता स्तर की, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। किसी भी जो अनुसंधान जो शोध परिकल्पना को स्वीकृत या निरस्त करने के लिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको रिजेक्ट भी करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो इसकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं। उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। किसी अनुसंधान परिकल्पना को स्वीकृत या निरस्त करने के संबंधी निर्णय शून्य परिकल्पना के परीक्षण के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि प्रतिदर्शों से प्राप्त समंक जो होते हैं वो समष्टियों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं करते। समष्टि आपको पता है क्या है, समंक पता, समंक मतलब आंकड़े, समष्टि मतलब आपका जो है जहाँ से ये समंक लिए गए, पॉपुलेशन से जो समंक लिए गए, ये जो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये जो है किस तरीके से अपनी कह सकते हो कि प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं एक लिमिट रख के कि ये लिमिट कैसे हो सकती है। उस लिमिट के आधार पे हम क्या बता पाते हैं कि ये हमारे लिए सार्थक है या सार्थक नहीं है। अब इसको हम आगे समझेंगे। अब जो लिमिट रखी जाती है उसी के आधार पे शून्य परिकल्पना की स्वीकृत को हम स्वीकृत या अस्वीकृत करते समय उसकी जो त्रुटि है उसका ध्यान रखते हैं। और क्योंकि स्वीकृत और अस्वीकृत करने के लिए हम सिर्फ पॉपुलेशन और डेटा का पर निर्भर नहीं करते, उसके लिए एक अपनी लिमिटेशन बनाई जाती है। वो लिमिटेशन क्या है, 0.05 और 0.01, ये दो लिमिट होती हैं सांख्यिकी में। उन्हीं लिमिट के आधार पे हम कोई भी आंकड़े रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। वे स्वैच्छिक चयनित बिंदु आर्बिट्री चूजन पॉइंट जो प्रायिकता रेखा के दो बराबर भागों में बांटते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाते हैं। नल हाइपोथेसिस को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने के लिए
अपने क्राइटेरियन को एक क्राइटेरिया को चुना जाता है, उसे हम सार्थक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च में विशेषज्ञों ने दो प्रकार की जो है सार्थकता के स्तर को चुना है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 0.01 होता है। 0.05 0.01 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने हेड और टेल को देखा ही होगा, अगर आप जो है एक सिक्के को 100 बार उछालते हैं तो उसके हेड या टेल आने की संभावना जब आप करते हैं तो कितनी बार त्रुटियां हो सकती हैं, कितनी बार त्रुटियां नहीं हो सकती हैं। या फिर कह सकते हो कि ये जो यहाँ पर आप 0.05 0.01 है, किसी एक 100 में से 95 बार वो चीज़ जो है गलत हो सकती है या सही हो सकती है, 5 बार नहीं हो सकती है, एक बार। या फिर 0.01 का मतलब 99 टाइम उसका अलग रिजल्ट आना और 1 टाइम उसका रिजल्ट अलग आना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। किसी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त सांख्यिकीय मान जो ऑब्टेन्ड स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, जो आपने सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर प्राप्त की है, वो 0.05 और तथा 0.01 स्तर के दिए गए टेबुलेटेड वैल्यू के बराबर या अधिक हो। मतलब अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने परिणाम आई है, अगर आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट करने के लिए जरूरी आवश्यक शर्त है कि जो आपने ऑब्टेन्ड वैल्यू अपने प्राप्त की है जो सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर, वह जो है 0.05 या 0.01 की जो टेबुलेटेड वैल्यू, क्योंकि एक टेबल बनाई गई है उसी में 0.05 और 0.01 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और ये जो है सैंपल साइज के अकॉर्डिंग 0.05 0.01 की वैल्यू निकालते हैं। 30 सैंपल है तो कितना होगा, 50 है तो कितना होगा, 100 है तो कितना होगा। इसी के आधार पे आप जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सार्थकता स्तर के को अल्फा लेवल भी कहते हैं तथा इसे सिग्मा लेवल से प्रदर्शित कर अल्फा लेवल से, अल्फा जो है इसका एक सिंबल है ये, तो अल्फा लेवल से इसे प्रदर्शित करते हैं। जब परिगणित टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी रेशियो की वैल्यू वांछित सार्थकता स्तर के लिए टेबुलेटेड वैल्यू से अधिक होती है, तब कैलकुलेटेड टी रेशियो को उस सार्थकता स्तर पर सार्थक कहा जाता है तथा नल हाइपोथेसिस के दोनों मीन्स के मध्य सार्थक अंतर नहीं है को निरस्त कर दिया जाता है। इसके विपरीत जो परिणाम हमारे पास प्राप्त होते हैं, कैलकुलेटेड टी रेशियो की वैल्यू वांछित सार्थक स्तर पर टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, तब कैलकुलेटेड टी रेशियो को उस सार्थकता स्तर पर उसे सार्थक माना जाता है और हम जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मुक्तांश को कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरी का संक्षिप्त रूप होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरी का संक्षिप्त रूप होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से तात्पर्य होता है कि प्राप्तांकों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होने से, इसका तात्पर्य होता है कि जो प्राप्तांक हैं वो स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होंगे अथवा नहीं होंगे या किस स्तर तक होंगे, ये अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रदर्शित करता है। इसका मान हमेशा सदैव और पूर्णांक में ही आता है। यह एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो स्कोर को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होने की छूट की सीमा बताता है। मीन की सार्थकता के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू n-1 होती है। दो मीन के अंतर की सार्थकता के लिए प्रयुक्त टी रेशियो के लिए डीएफ की वैल्यू n1 प्लस n2 -2 हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे शून्य परिकल्पनाओं की जो अपनी एरर हो जाती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर जो होती हैं, अल्फा बीटा जो एरर होती हैं वो क्या होती हैं और इनको जो है किस तरीके से सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है और यहाँ तक कि पेपर 1 में भी इसका प्रश्न बन जाता है, पेपर 2 में तो आता ही आता है, पेपर 1 में भी आ जाता है क्योंकि वहाँ पर भी रिसर्च का पोर्शन होता है। जब सत्य परिकल्पना जो को निरस्त करने के लिए ट्रू हाइपोथेसिस है हमारी, उसको निरस्त करने के पर होने वाली जो त्रुटि होती है उसे टाइप 1 एरर कहते हैं। अगर हमारी हाइपोथेसिस सही है, उसको अगर वो रिजेक्ट हो रही है तब हम उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। इसे हम अल्फा एरर भी कहते हैं। अगर हमारी जो हाइपोथेसिस है वो गलत है या असत्य हाइपोथेसिस को स्वीकार करने के लिए जब परिकल्पना आपकी सही हो उसे आप निरस्त कर रहे हैं, तब वहां पर टाइप 1 एरर होगी। इसे हम अल्फा एरर कहते हैं। जब आपकी परिकल्पना जो है असत्य है उसे आप सही मान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, जो ऐसी त्रुटि होगी ऐसी स्थिति में वहां पर टाइप 2 एरर कहते हैं, जिसे हम वीट एरर भी कहते हैं। अल्फा एरर का संबंध सार्थकता के स्तर से होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से होता है। जो बीटा एरर होता है वो उसका संबंध जो है सांख्यिकीय परीक्षण
स्टैटिकल टेस्ट से होता है। ये जो है आपने देखा कि इस वीडियो में हमने टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, आपने देखा कि बहुत नॉन पैरामीट्रिक सेट के बहुत सारे प्रकार, जहाँ पे इम्पोर्टेंट उन सभी टेस्ट के हमने पॉइंट्स लिए। इसके अलावा कुछ स्टैटिकल टर्म्स, जैसे कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम कहाँ कहाँ एरर्स देखते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और इसके अलावा आपने देखा कि हमने जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखा कि ये क्या होता है। इन सभी वीडियो को जो है इस टॉपिक में आपने कवर किया। एक ही टॉपिक मैंने कवर इसलिए किया क्योंकि ये जो है एक ही जगह कवर हो सकते हैं, और इस तरीके से उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया है जो हमारे रिसर्च से संबंधित हैं। इस वीडियो को आप थोड़ा सा बारीकी से समझें, देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी कुछ लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ी सी टफ है, आपको समझ में भी आ जाएगी अगर आप इसको बार बार देखेंगे, और ये जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ से ये समझ लीजिए ये जो वीडियो है यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं हर बार। तो आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।